Hello friends, my name is Jitendra Kumar Devangan. In this video I am discussing आयनाइजेशन एनर्जी। क्या करेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आयनाइजेशन एनर्जी होता क्या है? क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या नाम से? आयनाइजेशन एंथैल्पी के नाम से भी जानते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी होता क्या है? इसके मतलब इससे जो रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है वो नीट में पूछा ही जाता है। इसको अभी यहाँ हम लोग समझ जाएंगे ना, तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ हमारे लिए ये बहुत ही यूज़फुल हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो हमारा वहाँ का जो क्वेश्चन है पी ब्लॉक का, मोस्टली पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, क्योंकि वहीं सबसे ज़्यादा वेरिएशन हमको दिखा जाएगा। तो वहीं हम लोग देखेंगे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट का क्वेश्चन हमारे जो है वहाँ पर हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी होता क्या है? देखो यहाँ पर लिखा क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। क्या बोला है? एक आइसोलेटेड गैसियस एटम, मतलब आइसोलेटेड मतलब अकेला गैसियस एटम। कोई भी हम लोग जैसे किसी पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, मैं किसी व्यक्ति पर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ तो पर्टिकुलर उसी व्यक्ति को लूँगा ना, पूरा ग्रुप को थोड़ी लूँगा। जैसे क्लास में 5 लोगों का ग्रुप है, अब मुझे एक व्यक्ति पर एक्सपेरिमेंट करना है तो मैं जिस व्यक्ति का मैं करना है उसी व्यक्ति को लूँगा, मैं प्रो ग्रुप को तो नहीं लूँगा। तो एक क्या लगते हैं, पर्टिकुलर व्यक्ति को लेते हैं, तो आइसोलेटेड है। तो क्या होता है, अब बोला है आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? कोई भी एटम होता है, ये क्या है? एटम है, उसके वैलेंस सेल मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब उसके वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस सेल में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसको, उस एटम जो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बंधा है, जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके अट्रैक्शन से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये बंधा हुआ है, मतलब अट्रैक्शन से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा मतलब जुड़ा हुआ है। अब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, बाहर मतलब इनफाइनाइट में, मतलब उस एटम से बाहर निकालना है, अदर जगह में ले जाना है। तो वहाँ तक ले जाने के लिए जो एनर्जी लगेगा, जो हमको एनर्जी लगेगा उसको बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब एक एटम से उसके वैलेंस सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को बाहर मतलब रिमूव करने के लिए आवश्यक मतलब जितना एनर्जी रिक्वायर्ड होता है उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ये समझ आया। अब आयनाइजेशन एनर्जी होता है, उसके यूनिट क्या होता है? ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में हम जनरल पढ़ रहे हैं, क्योंकि जनरल चीज़ नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारा जो आगे का जो भी वेरिएशन है, फैक्टर है, किस पर डिपेंड करता है, ये हमको समझ नहीं आएगा। पहले आयनाइजेशन एनर्जी क्या है इसके बारे में हमारा जानना जरूरी है। ठीक है, अब देखते हैं इसका यूनिट क्या है। ठीक है, यूनिट क्या होता है इसका? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है। ठीक है, और किलो जूल पर मोल भी होता है। जैसे हम लोग बोलेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन एंथैल्पी, तब इसका यूनिट क्या लिखेंगे? किलो जूल पर मोल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? किलो जूल पर मोल लिखेंगे। अगर क्या बोलेगा आयनाइजेशन पोटेंशियल बोला जाए, तब क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम लिखेंगे। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना होता है पता है हम लोगों को? कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्या आता है? जूल। ठीक है, ये होता है अपना एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये होता है अपना एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये हो गया अपना यूनिट। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी बोले, उसको हम एंथैल्पी को किससे डोनेट करते हैं? एच से डोनेट करते हैं, एच से, कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। अब चेंज ऑफ एंथैल्पी को किससे डिनोट करेंगे? डेल्टा एच से करेंगे। किससे करेंगे? डेल्टा एच से। अगर एनर्जी रिलीज होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, तो क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी रिलीज हो रहा है मतलब डेल्टा एच क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्या होगा? मतलब एंथैल्पी चेंज ऑफ एंथैल्पी क्या होगा? मतलब नेगेटिव होगा। और अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, तो क्या हो रहा है? पॉजिटिव होगा। क्या? अपना डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। जैसे मेरे को कोई पैसे दे रहा है, तो पैसे दे रहा है मतलब एब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब मेरे को दे रहा है, तो मेरे को क्या हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर जैसे मेरे को किसी को पैसे देना है तो मेरा क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है, मैं रिलीज़ कर रहा हूँ, मतलब किसी को दे रहा हूँ, तो डेल्टा एच मेरा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा।
किसकी, सिस्टम की, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिक की भाषा में सिस्टम की। ठीक है, तो ये हो गया डेल्टा एच। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है मतलब रिलीज हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। और एनर्जी अब्जॉर्ब हो रहा है मतलब पॉजिटिव है, तो इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। ठीक है, तो यहाँ पर एक सवाल ये उठता है यहाँ पर कि अब यहाँ पर जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो होगा एंडोथर्मिक होगा कि एक्सोथर्मिक होगा। तो मैं यहाँ तो लिख दिया हूँ एंडोथर्मिक होता है, पर कैसे होता है ये कैसे पता चलेगा, पता ऐसे चलेगा जैसे ये देखो यहाँ पर एटम है, एक आइसोलेटेड एटम है, मतलब एक न्यूट्रल एटम है यहाँ पर, जिस कोई भी एटम हो सकता है। मैं मेटल लिया हूँ कोई भी, तो कोई भी मेटल हो सकता है, मैग्नीशियम लूँ, एल्यूमिनियम लूँ, सोडियम लूँ, कोई भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं मान लूँ यहाँ पर सोडियम है, एग्जाम्पल के लिए लूँ मैं, जैसे यहाँ पर मैं ले लूँ सोडियम ले लिया। ठीक है, इसमें होता है 11 होता है एटॉमिक नंबर, और इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब इसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें क्या करना है, एनर्जी देना पड़ता है। क्या होता है, बाहर से एनर्जी मेरे को देगा, मतलब किसको देगा, सोडियम मेटल को देगा। तो सोडियम मेटल को बाहर से ऐसा एनर्जी आया, तो क्या होगा, बाहर से एनर्जी आ रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रहा है कि क्या आ रहा है, बाहर से एनर्जी आ रहा है, तो सोडियम मेटल उस एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। अब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो वैलेंस शेल में जो लास्ट में जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। तो ठीक है, तो एनर्जी कहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रहा है। क्या हो रहा है, एनर्जी यहाँ पर एब्जॉर्ब होता है, तो इस कारण यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक मेटल है, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर पॉजिटिव चार्ज बनता है। ठीक है, और उसमें जो एनर्जी रिलीज होता है, ये डेल्टा एच यहाँ पर जो रिलीज हो रहा है वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। ठीक है, ये समझ आ गया अपना को कि क्या होता है। अब उसके बाद देखते हैं, इतना हमको पूरा क्या होता है ये पूरा समझ आ गया। मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, कोई भी न्यूट्रल एटम को पॉजिटिव चार्ज में मतलब कन्वर्ट कर देता है। ये जैसे एक न्यूट्रल है, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये उसका मेन वर्क होता है। ठीक है, अब देखते हैं, उसके बाद देखते हैं हम सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी देखेंगे। क्या देखेंगे, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब ये क्या होता है, कोई भी एटम होता है, आइसोलेटेड एटम होता है, कोई भी एटम होता है, उससे मतलब स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, निकालते जाते हैं। क्या करते हैं, मतलब निकालते जाते हैं। जैसे मैं लूँ एल्यूमिनियम ले लूँ, तो इसका स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। जैसे ये पहले स्टेप में बनेगा Al+। ठीक है, अभी Al+ को लेंगे, फिर सेकंड स्टेप में क्या बन जाएगा, Al2+, फिर थर्ड स्टेप में क्या होगा, Al2+ को लेंगे, तो थर्ड स्टेप में क्या बन जाएगा, Al3+। मतलब स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, इतने इसके वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या करते हैं, बाहर निकालते जाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो क्या होता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, फर्स्ट में एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसको बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप में निकालेंगे एक इलेक्ट्रॉन और, फिर उसको सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। इसी प्रकार थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, फिफ्थ के लिए, ऐसे उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देते हैं, ये है एक न्यूट्रल मेटल, क्या है, मेटल है, कोई भी न्यूट्रल आइसोलेटेड मेटल है। ठीक है, अब वहाँ से हमको एक इलेक्ट्रॉन मतलब उसको एनर्जी मिला, बाहर से एनर्जी को एब्जॉर्ब किया मेटल, और क्या क्या, एक इलेक्ट्रॉन को इन्होंने रिलीज कर दिया। ठीक है, तो एक किसमें कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया। तो एक न्यूट्रल मेटल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा हमको एनर्जी देना नहीं पड़ता है, क्योंकि आसानी से वो दे देगा, मतलब रिलीज कर देगा आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को। तो उसको बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोलेंगे, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। ठीक, अब सेकंड में क्या होगा, ये M+ हो गया। अब जैसे मेरे पास है 10 रुपये हैं, ठीक है, मेरे पास है 10 रुपये। अब मैं किसी को 1 रुपया दे दिया, वो आप दे दिया, मेरे को कोई फोर्स किया, मेरे पे मतलब एनर्जी लगा, मेरे को दिया कोई एनर्जी, मतलब फोर्स किया मेरे को कि मेरे को 1 रुपया दो, तो मैं क्या किया, 1 रुपया दे दिया। ठीक, अब क्या कर रहा है,
मेरे को और एनर्जी डाल रहा है, मेरे ऊपर और फोर्स डाल रहा है, फोर्स ही डाल रहा है कि मेरे को और चाहिए 1 रुपया, और चाहिए मेरे को 1 रुपया। अब क्या कर रहा है, इसके पास अब 10 रुपये था, 1 रुपया कम हो गया, 9 रुपये हो गया, 9 रुपीज़ हो गया, है ना। तो अब क्या करता है, बहुत मुश्किल से देगा, बहुत ये क्या करे, बहुत ज़्यादा फोर्स डालेगा, बाहर से बहुत ज़्यादा फोर्स डालेगा, मतलब बहुत ज़्यादा उसको एनर्जी देना पड़ेगा कि मुझे दे दो, 1 रुपया दे हो, ऐसे टाइप का। तो क्या करेगा, उसके बाद बहुत एनर्जी देने के बाद ये एम प्लस क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को फिर से दे देगा, मतलब 1 रुपये और फिर से दे देगा। तो ठीक है, तो इसमें तो आसानी से कर देगा, इजीली कर लेगा, ठीक है, इजीली हो जाएगा। और इसमें थोड़ा क्या होगा, मुश्किल होगा, क्या होगा इसमें थोड़ा मुश्किल होगा सेकंड प्रोसेस में। तो इसको बोलेंगे सेकंड प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसको वो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे, ठीक। अब उसके बाद बोलेंगे, अब उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन फिर से निकल गया, मतलब दो इलेक्ट्रॉन निकल गया, फर्स्ट यहाँ निकल गया, सेकंड यहाँ निकल गया। अब M2+ बोलता है, ये बन गया M2+। अब और बोलता है मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करेगा, अब इसका दिमाग ख़राब हो गया, एम का मेटल जो है उसका दिमाग ख़राब होगा, कितने दूंगा ऐसे टाइप का। तो क्या करता है, और बाहर से बहुत क्या करता है, फोर्स देता है, फोर्स मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है किसको, M2+ को, कि मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन क्या करो, दे दो ऐसे करके। तो क्या करता है, फिर बहुत एनर्जी, बहुत हाई एनर्जी देने पर क्या करता है, M2+ 1 इलेक्ट्रॉन फिर से रिलीज कर देता है, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, M3+ में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बोलेंगे थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो क्वेश्चन हमारे पास ये बनता है, क्योंकि यही जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बाद में जब हम लोग पढ़ेंगे इसका वेरिएशन, कि इसका अरेंज ऑर्डर पढ़ेंगे, तो हम हमारी यूज़ हो। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को समझाया, तो यहाँ पर देख के आप लोग को क्या समझ आया, कि हमको ये समझ आया कि फर्स्ट केस में हमको एनर्जी कम देना पड़ा, सेकंड केस में एनर्जी थोड़ा ज़्यादा देना पड़ा, ठीक है, और थर्ड वाला केस में हमको और ज़्यादा एनर्जी देना पड़ा। तो हमको यहाँ कंक्लूजन क्या मिल रहा है, किसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी, किसकी, थर्ड की सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद सेकंड की होगी, उसके बाद फर्स्ट की होगी। तो अपना ये ऑर्डर है, ये जो ऑर्डर है उसको हमेशा याद रखना, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ये ऑर्डर हमेशा फॉलो होगा, ठीक है, ये ऑर्डर हमेशा फॉलो होगा। तो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगा, देन सेकंड, देन फर्स्ट, ये इस प्रकार से सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है, ठीक है, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है, ठीक है। अभी हम लोग इतना ही अभी पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, इतना हम लोग को समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी में समझने का थोड़ा सा है, पर कॉन्सेप्चुअली हमको समझ आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर लिखने का काम है पर समझना ज़्यादा है, इसलिए कॉपी हमेशा निकाल लिया करो, और मैं जो बोलता हूँ उसको पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लिया करो, ठीक है। अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में क्या करो, लिख दिया करो, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना ये कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब किस में डिपेंड करता है, एटॉमिक साइज में, न्यूक्लियर चार्ज में, और क्या करता है, पेनिट्रेशन इफेक्ट है, ठीक है, और क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इन सभी में क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है, और वेरिएशन को भी देखेंगे। तो अभी यहीं पर अपना स्टॉप कर दें। ओके, थैंक यू, बाय।